हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो जिन लोगों ने पहले सेल चैप्टर नहीं पढ़ रखा है प्लीज उससे जाकर सेल चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ ले। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। और उसके बाद एक बार ये सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर को पढ़े, उसके बाद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर हम स्टार्ट करें सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सेल है क्या। सेल अगर मैं बोलूँ, सेल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम बोले कि सिंपल भाषा में बोले तो सेल को क्या बताया जा सकता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाए जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वही सेल होती है। अगर किसी के पास सेल है तो उसे हम लिविंग कहेंगे, और किसी के पास अगर सेल नहीं है तो उसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कॉलिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग इज सेल। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहना है तो उसके पास सबसे एटलीस्ट जो चीज चाहिए उसको, वो होनी चाहिए सेल। अब अगर बोले सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग उसके बारे में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पढ़ चुके हैं। प्लांट सेल में सेल क्या था, अगर हम एक बार इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये था उसका सेल वॉल, ये था उसका सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर में था एक न्यूक्लियस जो था डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मिलता है वो भी हम जानेंगे। क्रोमैटिन फाइबर क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सब जानेंगे। प्लांट सेल में जो पाया जाता है सेल, एनिमल सेल में भी एग्जैक्टली सेम सेल पाया जाता है, बस कुछ सेल ऑर्गेनेलिज वहां पर डिफर करते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्लांट सेल में ऐसा दो तीन चीज है जो प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में पाया नहीं जाता। क्या क्या चीज है वो? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में प्लास्टिड बोलकर एक ऑर्गेनेली होता है जिसकी वजह से प्लांट्स खुद का खाना खुद बना पाते हैं। मतलब अगर बोले तो उनके पास फोटोसिंथेसिस करने का एबिलिटी होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी एनिमल सेल के पास नहीं होता। तो ये चीज में भी प्लांट सेल और एनिमल सेल आपस में डिफर करते हैं। एक और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल के केस में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। कौन सा सेल ऑर्गेनेली है? एनिमल सेल के केस में अगर हम उसका स्ट्रक्चर को बनाए तो वो ऐसा दिखेगा। अगर ये उसका सेल मेम्ब्रेन है तो इसके ऑपोजिट पोल्स में ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सन की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। जिसे हम क्या कहते हैं? इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, बताएंगे क्या चीज। लेकिन इसके पास एडिशनल ऐसा कौन सा चीज है जो प्लांट सेल में नहीं है, वो है सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल जो है यही एग्जैक्ट वो चीज है जिसकी वजह से एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। अगर हम बोले कि एनिमल सेल में ऐसा क्या चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है एक सेल को अपना नंबर को इंक्रीज करने के लिए, मतलब एक सेल को डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो चीज क्या है? वो चीज है सेंट्रियोल। अगर किसी के पास सेंट्रियोल होगा तो ही वो सेल डिवाइड होकर अपना नंबर को इंक्रीज कर पाएगा। मतलब अगर पहले वो एक सिंगल सेल था तो अब वो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? दो सेल बन जाएगा। सिमिलर उसकी तरह ही। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल चाहिए इसके लिए। और ये सेंट्रियोल हमें किसमें मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के केस में ही मिलता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं मिलता। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल एनिमल सेल के केस में देखा जाता है। तो क्या प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता? प्लांट सेल में भी सेल डिवीजन होता है लेकिन वहां पर सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेली होगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये बोले कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो नया सेल बन रहा है वो नया सेल आ कहाँ से रहा है, तो इससे हमें क्या समझ आएगा? नया सेल कहाँ से आ रहा है? नया सेल हमेशा पुराने वाले सेल या फिर उसके पेरेंटल सेल्स का डिवीजन की वजह से आ रहा है। मतलब अगर हम एक नया सेल है तो हम कहाँ से आए हैं? हम अपने पेरेंट्स के सेल के डिवीजन की वजह से मेरा सेल प्रोड्यूस हुआ है। तो हम हमेशा बोलेंगे कि हमेशा नया सेल कहाँ से आता है? नया सेल आता है पुराने सेल्स के डिवीजन की वजह से। जब भी पुराना सेल डिवाइड करेगा तो वो एक नया सेल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक बार रीड करते हैं इसको। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल होगा ही। अभी मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाए जाने के लिए ही सेल की जरूरत है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है।
इट इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन। मतलब क्या है, सेल को इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी सेल के पार्ट्स है जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, सेल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये चीज। तो सेल के अंदर जो भी पार्ट है जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उनके पास, सबके पास, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है सबके पास अपना कोई ना कोई फंक्शन है। तो सब मिलकर अपना अपना फंक्शन को पूरा करते हैं, और अगर एक साथ बोले तो सारे फंक्शंस मिलाकर सेल का एक फंक्शन निकल कर आता है। तो उसे किसी भी दूसरे चीजों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। वो क्या करता है, इजीली अपना सेल, अपना जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है सब कोई अपना कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा, और एक साथ अगर बोले तो सेल का भी फंक्शन पूरा हो जाएगा। जैसे कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एनर्जी बना लेगा, क्लोरोप्लास्ट है तो वो खाना बना लेगा। तो ऑलरेडी पूरे को अगर मिलाकर एक साथ देखें तो सेल क्या करेगा, सेल के पास खाना बनाने का फैक्ट्री भी है, उसके पास ब्रेन ऑफ द सेल भी, जो उसका ब्रेन है वो भी है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसके बाद उसके पास एनर्जी बनाने का फैक्ट्री भी है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो सेल के पास ओवरऑल हर एक चीज हो जाता है उसके सेल ऑर्गेनेलीज का फंक्शन को मिलाकर। तो इस यहाँ पे वही चीज बोला गया है क्या, एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A division of labor exists among the cells forming a multicellular plant or an animal body. डिविजन ऑफ लेबर क्यों बोल रहे हैं, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, उन सब के पास अपना अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। तो जब काम को बांट दिया जाए हर किसी में, उसे हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग के पास कोई ना कोई काम करने के लिए काम को बांटा हुआ है। उसी तरह से सेल के अंदर भी सेल के जितने पार्ट्स हैं सब में कुछ ना कुछ काम, एक स्पेसिफिक फंक्शन को बांटा गया है, जिसे यहाँ पे कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, ऑमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ऑमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, एवरी सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी सेल है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं सेल, उनके डिवीजन की वजह से नया सेल बना है। तो अगर हम बोले नया सेल बन कहाँ से रहा है, नया सेल बन रहा है पुराने सेल या फिर उसके पेरेंटल सेल के डिवीजन की वजह से। एक सेल जब दो सेल में अपने आप में ब्रेकआउट होता है तो एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, ऑमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, मीन्स एवरी सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। द फर्स्ट डिविजन प्रोड्यूसेस 2 cells. When these daughter cells divide, 4 cells are produced. Thus number of cells increase called the hyperplasia. ये हाइपरप्लेशिया में किस चीज की बात कर रहे हैं, देखो अगर हम यहाँ पे बोले तो एक सेल डिवाइड होकर यहाँ पर 2 सेल बन रहा था, सेम उसी तरह से एक सेल है यहाँ पे डिवाइड करके क्या बनेगा, 2 सेल बनेगा। अगर बोले ये 2 सेल फिर से डिवाइड करेगा और अब कितना बनेगा, 4 सेल बनेगा। अगर बोले फिर से अगर ये सेल डिवाइड कर दिया तो ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा और फिर ये भी 2 बनाएगा। तो टोटल कितना सेल बन गया, 8 सेल बन गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक सिंगल सेल जो पहले 2 सेल बना रहा था फिर से डिवीजन करके हर एक सेल 2-2 सेल बनाता है, मतलब अपने आप को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज होगा, और ये सेल के नंबर को इंक्रीज होने को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया क्या है, अगर सेल का नंबर इंक्रीज करते जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरप्लेशिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटिपोटेंट सेल्स कैन फॉर्म ऑल द सेल टाइप्स इन अ बॉडी प्लस द एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक और प्लेसेंटल सेल्स, एम्ब्रायनिक सेल्स अप टू 16 सेल स्टेज आर टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट यहाँ पे 2 वर्ड यूज की गई है, दोनों का मतलब क्या हुआ, टोटिपोटेंट मतलब क्या है, प्लूरिपोटेंट मतलब क्या है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो अगर बात करें फादर से, तो फादर से यहाँ पे एक गैमेट आता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे फादर और मदर दोनों से जब यहाँ से एक गैमेट आया, फादर से भी एक गैमेट आया, दोनों गैमेट जब जाकर फ्यूज करता है ना तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। सिंपल से याद रखना, जो फादर से गैमेट आया, मदर से गैमेट आया, गैमेट है क्या, ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके वजह से एक पेरेंट अपना ऑप्शन प्रोड्यूस कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं गैमेट। तो ये गैमेट मतलब फादर से एक आया, मदर से एक आया, दोनों मिलकर कंबाइन हो गया। ये कंबाइंड फॉर्म जो गैमेट का बनता है फादर और मदर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट।
और ये जो जाइगोट होता है ना, ये सबसे पहला सिंगल सेल होता है एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में। मतलब अगर बोला जाए कि अगर एक इंसान सामने खड़ा है तो उसका लाइफ कहाँ से शुरू हुआ है, उसका लाइफ शुरू हुआ है ये सिंगल सेल जाइगोट से। जैसे ही ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद ही वो इंसान के अंदर जान आना शुरू होता है, उसके बाद ही वो सेल क्या होता है, लिविंग कहलाया जाना शुरू होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया मतलब वो इंसान अब बनना शुरू हो गया, वो इंसान अब बनेगा भी, बड़ा भी होगा, बुढ़ा भी होगा, फिर मरेगा भी। तो सबसे स्टार्टिंग सेल कौन सा होता है, सबसे स्टार्टिंग सेल होता है उसका जाइगोट। तो ये जाइगोट जो है, इस अगर कोई ऐसा सेल है जो ये जाइगोट को बना दे रहा है, अगर कोई ऐसा सेल है जो जाइगोट को बना दे रहा है और इसके साथ पूरा इंसान को भी बना दे, जाइगोट को भी बनाए और पूरा इंसान को भी बनाए, उसको हम लोग वही कहेंगे टोटीपोटेंट सेल। लेकिन अगर कोई ऐसा सेल है जो बना तो सब कुछ रहा है लेकिन ये जाइगोट को बनाने का जो पोटेंशियल है वो उसके पास नहीं है, तो उसको हम कहेंगे प्लूरीपोटेंट सेल। मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें प्लूरीपोटेंट क्या है, देखो प्लूरीपोटेंट का मतलब ये हुआ कि वो सब कुछ बना सकता है एक्सेप्ट जाइगोट। जाइगोट को छोड़ के वो सारी चीजों को ही बना लेगा। और टोटीपोटेंट क्या है, टोटीपोटेंट है कि वो जैसा भी सेल आ जाए, जो भी आ जाए, सबको बनाएगा। ऑल फॉर्मेशन, ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। क्या समझ आया इससे हमको कि अगर प्लूरीपोटेंट सेल है तो वो जाइगोट को नहीं बना सकता। जो एक इंडिविजुअल को, एक आदमी को बनाने के लिए सबसे स्टार्टिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जाइगोट, ये जाइगोट को वो नहीं बना सकता, लेकिन बाकी उसके बाद उसका हाथ बनाना हो, पैर बनाना हो, उसका सेल्स बनाना हो, उसका नर्व्स बनाना हो, उसका मसल्स बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सब कुछ प्लूरीपोटेंट बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट नहीं बना सकता। लेकिन टोटीपोटेंट सेल जो होता है वो बॉडी का हर एक पार्ट को बना सकता है, चाहे वो मसल्स हो, हाथ हो, पैर हो, दिमाग हो, कुछ भी हो, साथ में जाइगोट भी बना सकता है। तो जाइगोट बनाने का पोटेंशियल जिसके पास होगा उसको हम बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल। और जाइगोट बनाने का पोटेंशियल को छोड़ के बाकी हर किसी चीज का पोटेंशियल अगर हो तो उसको हम कहेंगे प्लूरीपोटेंट सेल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटीपोटेंट cells can form all cell types in a body plus the extra embryonic placental cells। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक प्लासेंटल सेल्स बोल रहा है ये जाइगोट की बात ही कर रहा है, जाइगोट को ही दूसरे टर्म्स में ये बोल रहा है क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक प्लासेंटल सेल्स। एम्ब्रायनिक सेल्स अप टू 16 सेल स्टेज आर टोटीपोटेंट। सिंपली जानो कि जो जाइगोट को बना पा रहा है वो है टोटीपोटेंट। Pluripotent cells can give rise to all of the cell types that make up the body, but not the extra embryonic cells। ये सारे सेल्स को बना सकता है प्लूरीपोटेंट, लेकिन एम्ब्रायनिक सेल्स को नहीं बना सकता, मतलब जाइगोट को ये नहीं फॉर्म कर सकता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटर रिलेशनशिप अमंग द क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड हाउ आर दे फॉर्म। क्रोमोसोम्स है क्या और कैसे ये बने, पहले हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल का एक बार स्ट्रक्चर बनाए, तो ये अगर है सेल, अगर बोले ये है हमारा सेल और सेल के अंदर क्या बनेगा, न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये सेंटर वाले पार्ट में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को अगर बाहर देखा जाए, अगर न्यूक्लियस को हम बाहर बना दें तो कैसा दिखेगा, ये न्यूक्लियस को बाहर देखें तो ये न्यूक्लियस ऐसा दिखेगा। न्यूक्लियस के अंदर होता है कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। अगर इसको हम एक बार और बाहर निकालें इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को, तो ये फाइबर कैसा दिखेगा, ये फाइबर दिखेगा ऐसा। इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा कंडेंस कर दें, क्या बोले, देखो सबसे पहले ये हम स्ट्रक्चर किसका बनाए हैं, एनिमल सेल का। ये एनिमल सेल के सेंटर में सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे कौन, मैक्सिमम प्लेस को लेके कौन रहता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस को अगर हम बड़ा करें तो इसके अंदर क्या दिखेगा, बहुत सारा फाइबर्स दिखेगा। अगर ये फाइबर में से हम एक सिंगल फाइबर को बाहर निकाल दें
एक सिंगल फाइबर को बाहर निकाल दे और उसको हम क्या कर दे, कंडेंस, इसको हम कर दे कंडेंस। तो ये सिंगल फाइबर पहले जो सिंगल था अभी क्या बन जाएगा, कंडेंस फॉर्म में आने के बाद ऐसा दिखेगा। तो ये हमको क्या समझ आया, ये एनिमल सेल था, ये एनिमल सेल था, ये एनिमल सेल के अंदर हमारा सेंटर मोस्ट पोजीशन पे क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा था। न्यूक्लियस को अगर हम लोग बड़ा किए तो इससे हम लोग को क्या दिखा, ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ फाइबर जैसा चीज दिख रहा है हमको। इसमें से एक सिंगल फाइबर को हम लोग बाहर निकाले और उसके बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम क्या कहें हम लोग, इसका नाम कह दिए हम लोग क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से जब हम एक क्रोमैटिन फाइबर को बाहर निकाले तो फिर हम क्या देखें कि अगर उसको थोड़ा सा भी कंडेंस कर दिया जाए, जैसे ही उसको कंडेंस किया जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा क्रोमैटिन फाइबर, वो कंडेंस हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम में। ये किसमें कंडेंस हो गया, ये कंडेंस हो गया क्रोमोसोम में। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर में क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि क्रोमैटिन फाइबर जो है वो न्यूक्लियस में लूजली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जैसा अरेंज रहता है। अगर वो क्रोमैटिन फाइबर में से हम एक सिंगल क्रोमैटिन फाइबर को बाहर निकालेंगे और उसको कंडेंस कर देंगे तो वो क्या चीज में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमैटिन फाइबर तुम्हारा क्रोमोसोम में। तो ये क्रोमैटिन फाइबर में किसमें कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम में। ये तुम्हारा अनकंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम का और इसको बोल सकते हैं कि ये कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमैटिन फाइबर का। तो क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर बट क्रोमैटिन फाइबर इज द अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, अगर बात करें क्रोमोसोम के अंदर पाया क्या जाता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, एक और रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम क्या कह देंगे, डीएनए। और इस डीएनए के ऊपर छोटा छोटा पोर्स देखने को मिलता है, इस डीएनए के ऊपर छोटा छोटा पोर्स देखने को मिलता है। ये जो ब्लू कलर का हम बना रहे हैं ये क्या है, ये है जीन, ये क्या है, जीन। तो अल्टीमेटली अगर हम बोले तो हमारा जो हेरिडिटरी कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जीन कहते हैं, ये जो जीन है वो एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है। अगर हम एनिमल सेल को देखें उसके सेंटर मोस्ट पार्ट पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स अरेंज है। ये क्रोमैटिन फाइबर को अगर हम सिंगल फाइबर को निकाले और उसको कंडेंस कर दे तो हमें वो क्या चीज में कन्वर्ट दिखेगा वो क्रोमोसोम में। वो क्रोमोसोम के अंदर एक और रस्सी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए। और ये डीएनए के ऊपर कुछ ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, जीन। और ये जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पेरेंट्स को अपने ऑफस्प्रिंग के साथ सिमिलर दिखने में। तो एक बार ये रीड करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। Inside the nucleus of eukaryotic cell, there is thread-like intertwisted network called the chromatin network. क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा इंटरविस्टेड नेटवर्क दिख रहा है, मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन फाइबर। These are actually nucleoprotein thread consisting of DNA and protein. ये डायरेक्टली बोल दिया कि ये जो तुम्हारा क्रोमैटिन नेटवर्क है या क्रोमैटिन फाइबर है ये किससे मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से। लेकिन कैसे बना है देख लो, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है इसको बाहर निकालेंगे, इसको कंडेंस करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम में। और ये क्रोमोसोम के अंदर एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहेंगे डीएनए। और ये डीएनए के ऊपर डॉट डॉट में जो स्ट्रक्चर ब्लू कलर का दिख रहा है उसको हम कहेंगे जीन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ईच फोल्डेड यूनिट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।